हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल की समरी और उसके बारे में डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। और वर्क का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है जिसकी समरी आज हम करेंगे। इसका फुल टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट। ये कि जब लिखा गया था 1957 के अंदर। और ये कहाँ पे लिखा गया था? नाइजीरिया में इसको लिखा गया था। कब पब्लिश हुआ था? 1958 में ये पब्लिश हुआ था। अगर इसके लिटरेरी पीरियड की बात की जाए तो ये पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में लिखा गया था। उसके बाद ये एक नॉवल है और ट्रेजेडी है बेसिकली। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो प्री कॉलोनियल नाइजीरिया 1890s की इसकी सेटिंग है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी जाए तो थर्ड पर्सन ओमनीसेंट जो है इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। और समरी स्टार्ट करने से पहले इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। जिसके राइटर हैं थिंग्स फॉल अपार्ट के राइटर हैं चिनवा अचेबे। चिनवा अचेबे बोर्न हुए थे एल्बर्ट चिंगमुंगलू अचेबे। 16 नवंबर 1930 में ये बोर्न हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 21 मार्च 2013। बेसिकली एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट थे, पोइट थे, क्रिटिक थे और एक मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट फिगर ये माने जाते हैं। उनका फर्स्ट जो नॉवल है, जो इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैग्नम ओपस माना जाता है, जो इनका वर्क है जिसकी समरी हम करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में। इसका अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली जो है पढ़ा जाने वाला, ट्रांसलेट करने वाला अफ्रीकन नॉवल है। इसके साथ साथ थिन फॉल अपार्ट के साथ साथ नो लॉन्गर एट ईज 1960, एरो ऑफ गोल्ड, ये तीनों मिला के अफ्रीकन ट्रायोलॉजी जो है इनकी बनती है। यानी 3 वर्क जो है इन्होंने ट्रायोलॉजी के लिखे हैं और उसका नाम दिया था अफ्रीकन ट्रायोलॉजी। उसके बाद अगर उनके बाद के नॉवल की बात की जाए तो एम मैन इन द पीपल 1966 और द एंट हिल्स ऑफ द स्वाना जो है 1987, ये इनके कुछ और वर्क है। और वेस्ट के अंदर चिनवा अचेबे को फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है, उनको माना जाता है। अगर इस वर्क के करेक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो मेन करेक्टर है वो है ओकोंको। ओकोंको जो है वो मेन करेक्टर है और जो अपने लीडर है उसका मुखिया है। उसके बाद है उको उनोको उनोका, जो कि ओकोंको के फादर है। उसके बाद एबिरिका, जो ओकोंको के क्लोज फ्रेंड है। उसके बाद है नवोए। नवोए जो है ओकोंको के बेटे हैं। उसके बाद इकी इके में फूना, जो कि एक लड़का है जिसको, जो कि कोनमो को जो है अपना एक फादर की तरह मानता है। उसके बाद है जो एजेडू। एजेडू जो है वो जो कबीला है उसका सबसे ओल्डेस्ट मैन है, तो सब उसको बहुत मानते हैं। उसके बाद अकी बीफी, ये जो है सेकंड वाइफ है इसकी अकोंको की। उसके बाद एजिनमा, ये जो है इसकी बेटी है अकोंको की। और ये बहुत सारे बच्चे जो थे उनमें से सिर्फ यही थी जो सरवाइव की थी। उसके बाद मिस्टर ब्राउन है, एक ये ब्रिटिश मिशनरी है जो है क्रिश्चियनिटी को आके कबीले के अंदर फैलाते हैं। उसके बाद जेम्स स्मिथ है, ये भी एक ब्रिटिश ऑफिसर है। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, यही जो है जो एंड के जो ये भी जो है वहां पे जो है ऑर्डर देते हैं अकोंको को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उसने जो है किसी ब्रिटिश का मर्डर कर दिया था। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं। उसके साथ साथ मैंने ये चार्ट भी डाल दिया है जिससे आपको समझने में कैरेक्टर्स को इजी रहेगा। तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। इसके अंदर सारा का सारा मैंने डाल दिया है कि कैरेक्टर्स जो हैं कैसे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। और अब बात करते हैं इसकी समरी की, कि मेन जो है इसकी समरी क्या है।
और समरी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी व्यूज़ हैं आप शेयर कीजिए। आप किस टाइप से चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप शेयर कीजिए। कौन से नॉवेल्स पे या कौन से राइटर्स पे या कौन से पोइट पे आपको जो है वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो जो एकोंको है वो अपना इसका एक विलेज है जहाँ पे ये रहता है, उस विलेज का नाम है ओमो ओफिया। ये नाम थोड़े एक जैसे हैं इस वर्क के अंदर, कैरेक्टर के नाम भी और जो इनका कबीला है उसका नाम भी, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कबीले का नाम है ओमो ओफिया, ये इनका कबीला है। और ओकोंको जो है मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है इस वर्क का। ओकोंको जो है यहाँ ओमो ओफिया कबीले के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है अपने कबीले के अंदर। और वो जो है हमेशा अपने जो स्ट्रेंथ को और जो अपना गुस्सा है उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है। और ये मानता है कि अगर कोई इंसान जो है वो मैस्कुलिन किस चीज से होता है, वो अपनी शक्ति से होता है और अपने एग्रेशन से होता है। यानी जो कोई ये कहता है कि हाँ मैं मर्द हूँ, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए। और उसको हमेशा ये डर रहता था कि कहीं लोग उसको कमजोर ना समझे या फेमिनिन ना समझे। वो किस लिए डर रहता था? क्योंकि उसके फादर के अंदर ही, उसके फादर का नाम है अनोका। अनोका जो है उसके फादर, उसके अंदर ये क्वालिटीज थी, वो बहुत ही वीक था। तो ओकोंको ये नहीं चाहता था कि लोग उसके फादर की तरह उसको समझे। वो हमेशा अपने अंदर इतना गुस्सा रखता था दूसरों को दिखाने के लिए, और खुद भी अपनी मतलब स्ट्रेंथ दिखाता रहता था कि लोग कभी भी उसको वीक ना समझे। ओकोंको के पास धीरे धीरे काफी वेल्थ आ गई थी, उसका अच्छा जो ट्राइब्स के अंदर जो है काफी उसकी रेपुटेशन थी, लोग बहुत मानते थे उसको। और काफी अमीर था और उसके पास बहुत सारी लैंड भी थी। उसकी 3 वाइफ्स थी और उसके पास खदानों का भंडार था, यानी अन्न का बहुत बड़ा भंडार था। और उसकी लेकिन ये सब कुछ होने के बाद लेकिन अपनी फैमिली के साथ उसका बिहेवियर जो था वो बहुत ज्यादा कठोर था। और वो ये मानता था कि अगर किसी के लिए कोई इमोशन अगर किसी को दिखाना है तो वो सिर्फ गुस्सा है। यानी फैमिली के लिए अगर उसको कोई इमोशन दिखाना होता था तो गुस्सा ही उसका एकमात्र इमोशन था, तो जो फैमिली के लिए दिखाता था। अदरवाइज उसका कोई इमोशन नहीं था, किसी के मरने में, किसी के जीने में, किसी के रोने में कोई इमोशन नहीं था, कोई इसकी फीलिंग नहीं थी। बस उसका एक ही इमोशन था, वो था गुस्सा दिखाना। और वो इसलिए था कि जैसे मैंने बताया कि वो कभी भी नहीं चाहता था कि लोग उसको कमजोर समझे, और वो अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता था। ये इसका एटीट्यूड था। अकोंको जो है बहुत ज्यादा वरीड रहता था अपने बेटे नवोए के लिए। नवोए जो है इसका बेटा है, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि उसके अंदर भी सेम वही लेजीनेस की, वही फेमिनिन जो है वो क्वालिटी देखता था जैसे कि अकोंके के फादर में थी। यानी नकोए को वो समझता है कि नकोए अपने दादा की तरह है, आलसी भी है और उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटी भी है, यानी उसके अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं है और ना ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। अब एक दिन क्या होता है, एक पास के कबीले के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और उसके जब उनके साथ जो समझौता होता है उसके लिए वो डिमांड करते हैं कि हमें एक तो एक लड़की दो और उसके साथ साथ एक 15 साल का लड़का दो जिसको कि जो है हम सेक्रीफाइस कर सकें। तो जो लड़का था 15 साल का, उसका नाम था इकेम्यूफोना। इकेम्यूफोना जो है वो, उसको कहा गया कि भाई तुम 3 साल तक अकोंको के परिवार के साथ रहोगे और बाद में जो है उसका सेक्रीफाइस किया जाएगा। यानी जिस लड़के का 15 साल के लड़के का सेक्रीफाइस करना था, जिसकी बलि देनी थी, वो था इकेम्यूफोना। इकेम्यूफोना जो है धीरे धीरे अकोंको की फैमिली के साथ रहने लगा। तो ये इकेम्यूफोना जो अकोंको का बेटा था नवोए, उसके काफी क्लोज आ गया। वो नवोए को बहुत सारी कहानियां सुनाता था, उसके साथ उसको एनकरेज करता था कि भाई तुम कुछ मैस्कुलिन काम करो। इससे जो है अकोंको बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि जो है ये लड़का जो है इकेमे फोना जो है वो मेरे लड़के को एनकरेज कर रहा है, उसके अंदर अच्छी चीजें भर रहा है।
तो इससे एकेमोफोना और अकोंको के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया और धीरे धीरे जो है इकेमेफुना जो है अकोंको को अपना फादर कहने लगा। हालांकि वो उसका फादर नहीं था, वो सिर्फ 3 साल के लिए यहाँ आया था। जब तक उसकी बलि नहीं दी जाती तब तक रहने के लिए आया था। जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो गांव के जो सबसे बुजुर्ग थे एजेंडू, वो उसके पास आते हैं अकोंको के पास और ये कहते हैं कि भाई अब एकेमे फोना का जो है फूना का जो है वो सेक्रीफाइस के लिए लेके जाना है उसको। अब उसका जो है टाइम पूरा हो गया तो अब इसको जाना होगा। और वो ये भी कहता है एजेंडू कि भाई तुम वहां पे अकोंको को कि तुम वहां पे मत आना जब सेक्रीफाइस करें, क्योंकि ये लड़का तुम्हें पापा कहता है, काफी साल हो गए तुम्हारे साथ रहते, 3 साल, तो तुम्हें फादर की तरह मानने लगा है। तो जो है तुम वहां पे मत आना सेक्रीफाइस के टाइम पे, क्योंकि अगर तुम वहां पे आओगे तो तुम्हें बुरा लगेगा कि कोई तुम्हें बाप कह रहा था तो उस लड़के की जो है अब सेक्रीफाइस किया जा रहा है। लेकिन अकोंको जो है इस एडवाइस को इग्नोर कर देता है और वो ये दिखाना चाहता था कि नहीं, मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्वालिटीज तो अब अपनी जो है कभी दिखाना ही नहीं चाहता कि मैं मुझे लोग वीक समझे। और इसी चीज को सिद्ध करने के लिए जब इकेमे फूना को सेक्रीफाइस किया जाता है, मारा जाता है, तो वो वहां पे पहुंचता है और फाइनली जो लास्ट ब्लो होता है उसको मारने का, वो अकोंको ही करता है, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ। जब उसको मारा जाता है तो लास्ट जो ब्लो था, यानी लास्ट में जो हिट करना था जिससे वो बिल्कुल ही मर गया, वो अकोंको ही करता है। इसके बाद एजेंडू जो है, जो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, वो जो है एक्सपायर हो जाते हैं और उसकी फनरल जो है उसकी जो बाद में जो फनरल उसका दाह संस्कार के टाइम जो सेलिब्रेशन था वो हो रहा था, सारे कबीले के लोग इकट्ठे हो रखे थे। और यहीं पे क्या होता है, बाय बाय मिस्टेक अकोंको की जो गन थी वो चल जाती है और अकोंको की गल सॉरी अकोंको की जो गन थी वो एजेंडू के लड़के 16 साल के लड़के को लग जाती है और वो लड़का भी वहीं मर जाता है। तो यहाँ पे जो है पूरे कबीले वाले बहुत गुस्सा होते हैं कि ओकोंको ने एक अपने साथी कबीले वाले को मार दिया है और अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची, तो उसको अपनी फैमिली के साथ यहाँ से भागना पड़ता है। क्योंकि ये क्राइम जो था वो जानबूझ के नहीं हुआ था, तो उसके लिए उसको उसको परमिशन दी जाती है कि भाई 7 साल तक तुम एग्जाइल में रहो, उसके बाद वापस आ सकते हो। उसके बाद जब वो बाहर चला जाता है, यहाँ से एग्जाइल में चला जाता है 7 साल के लिए, तो अकोंको की जो फैमिली है उसको बहुत मुश्किल आती है। वो अपनी मदर की साइड जाते हैं और वहां पे जगह का नाम था मबांता, वहां पे जाते हैं और वहां पे दोबारा से खेती बाड़ी शुरू करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और वहां पे उसकी मदर की साइड वाले जो होते हैं वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन अकोंको जो है बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो बस प्लान करता रहता है किसी तरह से कि मैं वापस जो है उमू ओफिया जो उसका मेन कबीला था वहीं पे वापस जाऊं और वहां फिर से रहने लग जाऊं। यानी वो यहाँ पे था सब कुछ, इसको इसकी मदर की फैमिलीज में सब अच्छे से रखते हैं, यहाँ फार्म में भी काम कर रहा था, लेकिन इसको ये था कि मैं अपने कबीले में वापस कब जाऊंगा, कब 7 साल पूरे होंगे, कब मैं वहां जाऊंगा। जब ये यहाँ पे मबांता में काम कर रहा था अपनी मम्मी की साइड के घर पे, तो यहाँ पे व्हाइट मैन जो है धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे पास के कबीलों में। और धीरे धीरे ये अफवाह फैलनी शुरू हो गई थी कि ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, इनके पास पावर है और ये बहुत अपनी पावर किससे डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, विनाश भी कर रहे हैं। यानी जो व्हाइट मैन थे उनकी स्टोरीज यहाँ पे धीरे धीरे फैलने लगी। और फाइनली एक दिन जो है व्हाइट मैन जो है मबांता में भी आ गए और जो कबीले के लोग थे वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन वो मजाक भी उड़ाते हैं कि इनका कैसा धर्म है, कैसा ये है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे कबीलों में आके। तो यहाँ पे ये जब सब चल ही रहा था, जो नवोए था, जो ओकोंको का बेटा था, वो पहले ही जाके क्रिश्चियंस के जो सरमन्स है उनको सुनता है और क्रिश्चियनिटी में अपने आप को जो क्रिश्चियनिटी है उसको ज्वाइन कर लेता है, यानी वो अपने आप को क्रिश्चियन बना लेता है। जब ओकोंको को ये पता चलता है कि उनका खुद का ही बेटा जो है उसने क्रिश्चियनिटी जो है वो ज्वाइन कर ली है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद अकोंको फाइनली जब अपने कबीले
ओमुओफिया वापस लौटता है तो वह यहाँ आके देखता है जो उसके सपने थे वो टूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट मैन यहाँ पे भी पहुंच गए थे उसके कबीले में भी, और उन्होंने बहुत सारी चीजें कबीले के अंदर चेंज कर दी थी। मिस्टर ब्राउन जो एक व्हाइट मिशनरी थे, जो ईसाई थे, उन्होंने यहाँ पे लोगों को जो है पेशेंस के बारे में सिखाया और कैसे उसको समझना वो समझाया। उसके साथ यहाँ पे उसने स्कूल और हॉस्पिटल भी बनाए, और बहुत सारे जो कबीले के लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी दिला दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक दिन बड़े होके वो भी क्लर्क या टीचर्स बन जाएंगे। और उसके साथ साथ जब अकोंको वापस लौटता है, मिस्टर ब्राउन जो है तभी जो है वो ये कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ हेल्थ रीजन थे, और उनके बदले जो है जो आते हैं बन के वो थे रेवरेंड स्मिथ जो है उनकी जगह पे आते हैं मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन बहुत अच्छे थे, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे अपने पेशेंट्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जो उनके जाने के बाद जो व्हाइट मैन जो रेवरेंड स्मिथ आते हैं वो वैसे नहीं थे। रेवरेंड स्मिथ जो है वो बहुत ही ज्यादा कठोर थे, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कुछ लोग जो कबीले वाले हैं उनको उकसाने के लिए, ताकि बाकी कबीले वाले भी आपस में लड़ाई झगड़ा करें। उसके बाद जो है उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी आ, जो ईसाई मिशनरी थे, एनोक, वो क्या करते हैं, जब जो मास्क पहने हुए थे, उन जो कबीले वाले मास्क पहने हुए थे उनमें से एक कबीले वाले का जो नाम था अगबुम्बू, एगबुम्बू का जो है मास्क फाड़ देता है। और उससे क्या है, कबीले वाले बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो गुस्से में चर्च जला देते हैं। यानी एक वाइट मैन एक कबीले वाले का जो नकाब था वो फाड़ देता है, और उससे जो है सारे गांव जो कबीले वाले थे गुस्से हो जाते हैं और गुस्से में जो है वो चर्च जला देते हैं। उसके बाद ये जो रिपोर्ट थी ये पहुंचती है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, और वो जो है कबीले के लीडर्स को बुलाता है, और बुलाता है मीटिंग के लिए। लेकिन वो मीटिंग के साथ साथ क्या करता है, मीटिंग की बजाय वो उनको हथकड़ी पहना देता है, और यहाँ पे उनको जो कबीले वाले थे उनमें अकोंको भी था ओकोंको भी था, उसको भी बेड़ियां पहनाई जाती है, और उन लोगों को बुरी तरह से इंसल्ट किया जाता है और बुरी तरह से मारा जाता है। और जब गांव वाले उनका फाइन देते हैं तभी उनको छोड़ा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जब वो छोड़ दिए जाते हैं तो सारे के सारे कबीले वाले इकट्ठे होते हैं, और वो कहते हैं कि हम जो है लड़ाई करेंगे, इनके साथ वॉर करेंगे। तभी जो है जब वो मीटिंग चल रही थी तो कोर्ट का एक मैसेंजर आता है, और वो ये कहता है कि भाई इसको बंद करो, ये क्या तुमने मीटिंग कर रखी है, इसको बंद करो। अकोंको जो है जो आता है जो मैसेंजर आता है उनको लीडर के साथ टकरा जाता है, और वो क्या करता है फाइनली जो है जब वो उसको रोकते हैं तो ओकोंको गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है, और अपनी तलवार से जो है उस वाइट मैन को मार देता है। लेकिन जैसे ही ओकोंको देखता है कि जैसे ही उसने तलवार निकाली और उसने व्हाइट मैन को मारा, तो कोई भी उसके कबीले वाला उसका साथ नहीं देता है। जब अकोंको ये देखता है कि खुद उसके कबीले वाले लोग ऐसे हो गए हैं कि जिस कबीले के लिए वो आज तक सारी चीजें करता आ रहा था, और फाइनली जब उसने कुछ किया है, हमेशा कबीले के साथ खड़ा रहता था और कबीले के लिए ही, कबीले की प्रोटेक्शन के लिए ही उसने व्हाइट को मारा है, और ये देखता है कि कोई भी कबीले वाला उसका साथ नहीं देता, उसके साथ खड़ा नहीं होता, तो अकोंको यहाँ से चला जाता है, और उसके बाद फाइनली जो है वो अपने आप को मार लेता है, सुसाइड कर लेता है। जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर यहाँ पे आता है अकोंको को ले जाने के लिए, तो जो कबीले वाले लोग होते हैं वो कमिश्नर को वहां पे लेके जाते हैं जहाँ पे जो अकोंको की बॉडी थी वो लटक रही थी, और ये कहते हैं कि हम इस बॉडी को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो है हमारे उसमें माना जाता है कि किसी जो खुद की लाइफ ले लेते हैं उसको हाथ लगाना पाप है। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बहुत ज्यादा इस कस्टम को, यहाँ का रिवाज देखता है, बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग लगती है बात कि किसी की डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाने से पाप लग जाता है। और फाइनली वो ये सारी चीजें अपनी बुक में नोट करता है, जो नाइजीरिया के ऊपर अपनी बुक लिख रहा था उसके अंदर नोट करता है, और ये कहता है
कि वो इस बुक का टाइटल क्या देगा, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजीर, यानी शांति जो है वो जो प्राचीन ट्राइब है लोअर नाइजीरिया की, उसका पैसिफिकेशन, ये अपनी बुक का नाम रखेगा। अगर इसकी की थीम्स की बात करे जाए तो मेन इंपॉर्टेंट थीम इसमें है ट्रेडिशन वर्सेस चेंजेस, यानी ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, कॉलोनियलिज्म वर्सेस कल्चर क्लैश, यानी कॉलोनियलिज्म दिखाया गया है, उसके साथ साथ कल्चर क्लैश दिखाया गया है, मस्कुलिनिटी वर्सेस प्राइड दिखाई गई है, फेट और फ्री विल दिखाया गया है। थिंग्स वाला पार्ट जो है वो दिखाता है कि कैसे कॉलोनियलिज्म और जो इनर फियर है, यानी लोगों के अंदर की खुद की जो है वो फियर है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है एक आदमी को अंदर से और बाहर से पूरी तरह से, यानी अकोंको को एक मैन जो था वो डिस्ट्रॉय कर देती है और एक एंटायर कल्चर को जो है वो खत्म कर देती है। कॉलोनियलिज्म ने एक इंसान को तो खत्म किया है, एक एंटायर कल्चर को भी खत्म कर दिया। और इसके साथ साथ मैंने ये 2-3 लाइंस की शॉर्ट समरी दी है, ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, माइंड में रह जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।